इसका लेक्चर नंबर 11। लास्ट टाइम जो है वो हमने डाइवर्जेंस जो है उसको स्टडी किया था, डाइवर्जेंस थ्योरम को। तो आज हमने जो है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल्स जो है उसको स्टडी करना है, यानी कि स्टोक्स थ्योरम को। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल्स है, इसको अगर हम राइट डाउन करें तो इसकी जो स्टेटमेंट है, इट्स मैथमेटिकल स्टेटमेंट सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन डॉट डी ए is equal to line integral v dot dl। ठीक है जी, ये हमारे पास इसकी जो है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। तो बेसिकली जो है ये एक्चुअली क्या कर रहा है कि ये सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपने कर लिया किसी वेक्टर फंक्शन का, उसकी डॉट प्रोडक्ट दिया है एरिया एलिमेंट के साथ, और ये इसकी जो लेफ्ट साइड है उसमें सरफेस इंटीग्रल है और जो राइट साइड है उसके अंदर लाइन इंटीग्रल है उसी वेक्टर फंक्शन का। यानी कि आपने 1D से अगर 2D के अंदर जाना है, पिछले में आपने क्या देखा था कि 2D से 3D के अंदर आप गए थे, यहाँ से 1D से आपने 2D जो है उसके अंदर जाना है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है या इस थ्योरम को हम स्टोक्स थ्योरम का नाम भी देते हैं। इसका जो स्पेशल नेम है, इट्स स्पेशल नेम इज स्टोक्स थ्योरम। या आपने मैकेनिक्स में पहले भी ये पढ़ा होगा इसको, जो स्टोक्स थ्योरम है इसको। अब जो हमारे पास इंटीग्रल है ऑफ ए डेरिवेटिव, यहाँ पर वही वाला हम थ्योरम फिर डिफाइन करेंगे उसको। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंटीग्रल है वो कर्ल का है, यानी कि जो डेरिवेटिव लिया हुआ है वो आपने किस फॉर्म में, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिया हुआ, कर्ल की फॉर्म में लिया हुआ। पीछे आपने जो है वो डाइवर्जेंस दिया हुआ था, यानी कि डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में जो है वो लिया हुआ था। तो एज ऑलवेज the integral of a derivative, जो इंटीग्रल है हमारे पास डेरिवेटिव का, यानी कि हेयर इज कर्ल, यहाँ पर आपने क्या लिया हुआ, कर्ल लिया हुआ ओवर ए रीजन, किसी रीजन के ऊपर, हेयर ए पैच ऑफ सरफेस, जो किसी सरफेस का एक पैच है। ठीक है, अब सरफेस जो होगी सारी वो मुख्तलिफ पैचों के अंदर आप डिवाइड कर देंगे तो उन पैचेस के डीए जो है वो एरिया एलिमेंट्स होंगे उन सारे पैचेस के, और उनका इंटीग्रल जो है लेंगे तो इसकी वैल्यू जो इक्वल है इज इक्वल टू the value of a function। इसकी वैल्यू जो इक्वल है वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर है एट द बाउंड्री। बाउंड्री के ऊपर, अब जाहिर बात है वो जो सरफेस है उसकी कोई बाउंड्री होगी, तो यहाँ पर बाउंड्री क्या है, पैरामीटर।
जो पैच आपने लिया ना, कोई भी एक पैच, उसका पैरामीटर। हियर इट इज ए पैरामीटर ऑफ पैच। तो यहां पर ये क्या है, ये पैरामीटर है किसी पैच का। तो जिस तरह हमने पहले ये कहा था कि डाइवर्जेंस थ्योरम की टर्म के अंदर भी जो इंटीग्रल है वो बेसिकली एक क्या, एक बाउंड्री है। तो यहाँ भी क्या है कि इसकी ये जो साइड है इसके ऊपर ये लाइन इंटीग्रल ही है, और ये लाइन इंटीग्रल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाउंड्री को। ठीक है, तो एज इन द केस ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम, तो जैसे हम पहले डाइवर्जेंस थ्योरम में ये पढ़ चुके हैं कि जो बाउंड्री टर्म है, द बाउंड्री टर्म इज इटसेल्फ एन इंटीग्रल। वो एक इंटीग्रल है। ठीक है, और वो कौन सा इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल। ठीक है, स्पेसिफिकली ए लाइन इंटीग्रल। ठीक है, ये वाला जो लाइन इंटीग्रल है इसकी राइट साइड पे इस इक्वेशन के। तो यहाँ पर और वहाँ पर फ़र्क यह है कि वहाँ पर जब आपने डाइवर्जेंस थ्योरम में आपने डाइवर्जेंस ली थी, ठीक है, यहाँ पे आप डेरिवेटिव आप किस फॉर्म में ले रहे हैं, इन फॉर्म ऑफ कर्ल। वहाँ पर आप डेरिवेटिव ले रहे थे इन फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर कर्ल की फॉर्म में ले रहे हैं, वहाँ पर डॉट, और वहाँ पर 2D से 3D में जा रहे थे। यहाँ से 2D से 1D या 1D से 2D के अंदर जो है वो जा रहे हैं। अब हमने जो है वो इसकी देखनी है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो है। तो कर्ल जो है वो बेसिकली मेजर करता है ट्विस्ट को ऑफ ए वेक्टर, यानी कि किसी वेक्टर के अंदर कितनी ट्विस्ट आ रही है। ट्विस्ट का मतलब है कि वो कितना टर्न हो रहा है। कर्ल है ना, लाइंस कर्ल है, तो लाइंस कर्ल होने का मतलब यह है कि उनके अंदर टर्न जो है वो आ रहा है। तो ये बेसिकली ये मेजर करता है, द कर्ल मेजर्स द ट्विस्ट ऑफ ए वेक्टर v। ये वेक्टर v की जो ट्विस्ट है उसको मेजर करता है। अब जो हाई रीजन है कर्ल का वो क्या होगा, वो वर्लपूल होगा। मैंने वर्लपूल आपको बताया था कि मास ऑफ वाटर किसी जगह पर इकट्ठा हो जाए और वो मास ऑफ वाटर उस जगह पर इकट्ठा होने के बाद वो रोटेट करना शुरू कर दे, तो हम उसको क्या कहते हैं, वर्लपूल। तो जिस जगह पर वर्लपूल बन रहा होगा तो वहाँ पर हमारे पास जो कर्ल की वैल्यू वो क्या होगी, वो हाई होगी। क्यों कर्ल की वैल्यू हाई होगी, क्योंकि उस जगह पर वाटर जो है वो, वाटर का मास जो है वो रोटेट कर। ठीक है, तो a region of high curl is whirlpool। तो जहां पर कर्ल की वैल्यू ज्यादा है वो क्या है, वो whirlpool है। अब आप यहां पर एक टाइनी पैडल व्हील जो है उसको रख दें, ठीक है, इसी whirlpool के अंदर। इफ यू put a tiny paddle wheel
एक छोटा पैडल व्हील जो है वो रख दें देयर, तो वो क्या करेगा, इट विल स्टार्ट टू रोटेट। वो उसके अंदर जब रखेंगे तो वो इस तरह करके रोटेट करना शुरू कर देगा। तो इट विल स्टार्ट टू रोटेट, तो उसके अंदर जो है वो रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब जो इंटीग्रल है इस कर्ल का किसी सरफेस के ऊपर, यानी कि ये जो हम एग्जांपल ले रहे हैं इसकी वर्लपूल की, ठीक है, तो नाउ द इंटीग्रल ऑफ ए कर्ल ओवर सम सरफेस, किसी सरफेस के ऊपर, ठीक है, जो इंटीग्रल है कर्ल का आपका किसी सरफेस के ऊपर, वो क्या है, वो बेसिकली फ्लक्स है। फ्लक्स क्या होता है, फ्लो। वर्लपूल क्या है, वो वाटर ही है ना, वाटर रोटेट कर रहा है, जब रोटेट कर रहा है वो तो फ्लो करेगा। तो ये किसी सरफेस के ऊपर क्या है, ये द फ्लक्स ऑफ कर्ल थ्रू ए सरफेस। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रल ले रहे हैं आप, ये वाला इंटीग्रल इस कर्ल के ऊपर ले रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्लक्स ऑफ कर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है थ्रू सरफेस। ठीक है, यानी कि वो जो रोटेटिंग फ्लक्स उस सरफेस के अंदर से पास कर रहा है, ये उसको बेसिकली रिप्रेजेंट जो है वो कर रहा है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट्स द टोटल अमाउंट ऑफ स्विरल, यानी कि वो जो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, एंड वी कैन डिटरमिन, और हम डिटरमिन कर सकते हैं दैट स्विरल, इस स्विरल को जस्ट as well going around the edge। और फिर हम फाउंड कर सकते हैं, यानी कि एज के अराउंड जाएं आप, और फिर वहां से आप ये फाउंड करें कि कितना फ्लो जो है वो आपके पास है उस फ्लक्स का उस बाउंड्री से, यानी कि वो जो बाउंड्री ली हुई, आप जारी बात है कि जहाँ पर ये लाइन इंटीग्रल आपने लिया हुआ है तो ये बाउंड्री जो है वो आपने ली हुई है। एंड फाइंडिंग हाउ मच, और ये फाइंड करें कि कितना, हाउ मच द फ्लो इज फ्लोइंग, कि कितना फ्लो जो है वो फ्लो कर रहा है द बाउंड्री, बाउंड्री से। ठीक है, अब आप देखें कि इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पर एक फिगर बनाऊँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, ये जो मैंने राइट डाउन किया, लेकिन उससे पहले एक फिगर जो है वो हमारे लिए बनानी ज़रूरी है।
आप देखें कि ये एक सरफेस है, इसको मैं कहता हूँ ये फिगर ए है और इसके अंदर ये हमारे पास पैचेस हैं, ठीक है, ये इक्वल है। इसी तरह इसके ये इसकी बाउंड्री के अबाउट ये फ्लो आ रहा है, ठीक है। अब आपके पास जो दूसरी फिगर है ये देखें, ये डी एल है, ये रोटेशन हो रही है, ये क्लोज सरफेस है और एरिया इसके नॉर्मल होगा, ठीक है। ये हमारे पास बी फिगर आ गई। अब कर्ल जो है हमारे पास बेसिकली तो वो क्या कर रहा है, वो ट्विस्ट को मेजर कर रहा है। तो आपने जो इंटीग्रल लिया है ओवर ए कर्व ऑफ सम सरफेस, ठीक है, तो वो कर्ल थ्रू जो है वो कर्ल बेसिकली जो स्विरल है, स्विरल का मतलब है कि जो ट्विस्ट आ रही है, यानी कि जो इस तरह ट्विस्ट आ रही है उसको कर रहा है मेजर। और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि आप जो बाउंड्री है, ये वाली जो बाउंड्री है, ठीक है, इस बाउंड्री के अबाउट उसका फ्लो किस तरह। अब जाहिर बात है कि ये इसकी बाउंड्री के अबाउट जब वो फ्लो कर रहा है तो ये बाउंड्री जो है इसके अंदर टर्न है, ठीक है, यानी कि ये हर पॉइंट के ऊपर ये अपने एंगल को चेंज कर रही है, इट इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। तो जब हर पॉइंट के ऊपर अपने एंगल को चेंज कर रही है तो इसका मतलब है कि व्हाट इज डूइंग दिस, इट इज रोटेटिंग, या आप रोटेट कर रहे हैं। अब आपके पास जो ये वाली सरफेस थी, ठीक है, इस सरफेस के अंदर जो रोटेशन हो रही है वो लाइन इंटीग्रल के बराबर है, उसी वेक्टर फंक्शन के, यानी कि जो वो रोटेशन है उसको आपने इस इंटीग्रल के अंदर बाउंड कर दिया, ठीक है। बात समझ आ रही है? ये भी तो एक्चुअली लाइन ही है ना, है तो ये लाइन ही है। जो सर्कल होता है आपके पास ऐसे बनाते हैं ना सर्कल, इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये भी तो लाइन ही होती है, लेकिन हर पॉइंट के ऊपर एंगल चेंज हो रहा है। तो जब आपने इसको सम अप करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस रोटेशन के ऊपर लाइन इंटीग्रल जो है वो लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये दोनों साइडें एक्चुअली एक ही चीज है, यहां पर आप बाउंड कर रहे हैं उस सरफेस के अबाउट जितना फ्लो हो रहा है और उसको किसके अंदर लेके आ रहे हैं, लाइन इंटीग्रल के अंदर। और यहां पर क्या है, इसमें सरफेस के अंदर जितना वेक्टर फंक्शन रोटेट हो रहा है, स्विरल हो रहा है। तो बेसिकली कर्ल तो क्या मेजर करता है, रेट ऑफ रोटेशन, कि कितनी रोटेशन आ रही है उसको बेसिकली मेजर करता है, ठीक होगी बात। तो अब जो हमारे पास यहां पर बाउंड्री है, ठीक है, वो बाउंड्री जो है वो उसको आपने लाइन इंटीग्रल की फॉर्म में लिया, ठीक है। तो जब हमने उसको लाइन इंटीग्रल की फॉर्म में लिया तो यहां पर एक एम्बिग्विटी, एक मसला जो है वो क्रिएट होता है कि जो लाइन इंटीग्रल है विच आर वी आर सपोजिंग, अब वो लाइन इंटीग्रल है वो क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज हो सकता है, क्योंकि रोटेशन हो रही है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जब इसकी रोटेशन को डिफाइन करेंगे
तो आप उसकी रोटेशन को, जब भी हम किसी रोटेशन को डिफाइन करते हैं तो उस रोटेशन को हम क्या कहते हैं, या वो क्लॉकवाइज है या वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस रोटेशन की डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए आपको कहना पड़ेगा कि या तो वो लाइन इंटीग्रल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, तो जो लाइन इंटीग्रल है, बेसिकली लाइन इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बाउंड्री को। ठीक है, तो द बाउंड्री लाइन इंटीग्रल, अब जब आपके पास बाउंड्री लाइन इंटीग्रल है तो वी सपोज्ड टू गो अराउंड clockwise or counter or anti clockwise। तो अब अगर आप इसके अंदर इस डायरेक्शन को मिक्स कर देते हैं तो फिर आपके पास क्या आएगा, साइन का एरर आ जाएगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है और कौन सी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इफ वी गो रॉन्ग, तो अब आप ये डायरेक्शन रॉन्ग ले लेते हैं, वी विल पिक अप ओवरऑल, मतलब पूरी मजमूई तौर पर एंड साइन एरर। तो यहां पर हमें एक साइन एरर का सामना करना पड़ेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब सपोज करें कि आप कहते हैं कि जी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, यू आर डिफाइनिंग दैट कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी, नेगेटिव होगी। लेकिन अगर आप इसको मिक्स करेंगे तो फिर आपको नहीं पता लगेगा कि साइन, यानी कि आप एंटी क्लॉकवाइज को भी पॉजिटिव ले रहे हैं और क्लॉकवाइज को भी पॉजिटिव ले रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या है, ये अपोजिट रोटेशन की डायरेक्शंस हैं, तो इनके लिए साइन भी डिफरेंट ही होगा। ठीक है जी, अब जो हमारे पास क्लोज सरफेस है, ठीक है, उसके लिए फॉर ए क्लोज्ड सरफेस एज इन द डाइवर्जेंस थ्योरम, जिस तरह के हमने डाइवर्जेंस थ्योरम के अंदर पढ़ा है, डीए पॉइंट्स इन दी आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन। डीए जो है वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है, अभी मैंने वो फिगर बनाई थी पीछे है। ठीक है, तो डीए पॉइंट्स इन द नॉर्मल डायरेक्शन, तो ये पॉइंट करता है किसमें, नॉर्मल डायरेक्शन में। लेकिन अगर आपके पास जो है, ये क्लोज सरफेस की बात कर रही है उसके लिए ऑर्डर, लेकिन अगर आपके पास ओपन सरफेस है, बट फॉर ओपन सरफेस, अगर ओपन सरफेस है तो फिर उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओपन सरफेस के लिए राइट हैंड रूल जो है उसको यूज करना पड़ेगा।
क्लोज सरफेस में तो आपको पता है कि ये सरफेस है, ये क्लोज्ड है, तो इसका यूं भी होगा, ऐसे भी होगा, इसके नॉर्मल ही है। लेकिन अगर ओपन सरफेस है तो फिर उसका क्या वे आउट होगा, आप कैसे डायरेक्शन जो है उसको फाइंड करेंगे? विच वे इज आउट? अब इसके लिए हम स्टोक्स थ्योरम जो है उसके अंदर क्या करते हैं, हम स्टोक्स थ्योरम में राइट हैंड रूल को यूज करते हैं। ठीक है, इन स्टोक्स थ्योरम द राइट हैंड रूल इज यूज्ड। ठीक है जी, स्टोक्स थ्योरम के अंदर हम राइट हैंड रूल जो है उसको यूज करते हैं। अगर आप अपनी फिंगर्स को पॉइंट करें इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन इंटीग्रल, तो आपका थंब जो है वो फिक्स करेगा डायरेक्शन ऑफ डी ए को। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी ये फिगर यहाँ पर बनाई थी, मैं दोबारा बना देता हूँ उसको। ये देखें, ये फिगर अभी मैंने बनाई थी ये, ठीक है, इसमें ये डी ए है। ठीक है, ये यहाँ पर यूँ रोटेशन जा रही है ये। ठीक है, ये अभी मैंने फिगर बनाई है, इसको आप फिगर बी का नाम जो है वो दे सकते हैं। तो अब अगर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, तो जो राइट हैंड रूल है उसके मुताबिक आपकी जो फिंगर्स हैं ये पॉइंट करेंगी इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन इंटीग्रल्स। ठीक है, योर फिंगर्स will point in the direction of line integral। तो आपकी फिंगर्स जो हैं वो पॉइंट करेंगे। अब डायरेक्शन लाइन इंटीग्रल की क्या है, आप देखें ना, राइट हैंड रूल यही है ना, ये आपकी फिंगर्स, ये डायरेक्शन है किसकी, लाइन इंटीग्रल की, ये। और ये थंब जो है इट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया, ये जो बना हुआ है, इसके ऊपर रख के देख लें आप, ये बता रहा है कि ये इसके नॉर्मल है। ठीक है, तो जो आपकी फिंगर्स हैं वो पॉइंट करेंगी इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन इंटीग्रल, और एंड द थंब fixes the direction of DA। अब हम एक इसकी जो है वो एग्जाम्पल देखते हैं इसी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप सपोज करें कि आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सरफेसेस हैं। ठीक है, सपोज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ
सरफेसेस, इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा आपके पास सरफेसेस हैं जो कि शेयर कर सकती हैं किसी भी बाउंड्री लाइन को, ठीक है, दैट शेयर एनी बाउंड्री लाइन, जो कि किसी भी बाउंड्री लाइन को शेयर कर सकती हैं। आप ट्विस्ट करें पेपर को, एक पेपर क्लिप को इनटू ए लूप की फॉर्म में, एक पेपर लें, उसको ऐसे एक लूप बना लें, ठीक है। मतलब मैं अगर इस पेपर को लूँ और इस पेपर को करके यूँ कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये क्लोज लूप बन जाएगी, ठीक है। एक पेपर का क्लिप लें, उसको आप क्या करें, एक क्लोज लूप जो है वो बना दें और उसको डिप करें किसी सोपी वाटर के अंदर। सोपी वाटर का मतलब है जिसके अंदर आपने डिटर्जेंट या सोप जो है उसको मिक्स किया होगा, उसके अंदर इस मुड़े हुए पेज को उसके अंदर क्या करें, ऐसे मोड़ के उसके अंदर डिप करें, उसके अंदर डाल दें, ठीक है। तो अब जब ये आप सोपी वाटर में डालेंगे तो जो सोप फिल्म है वो क्या करेगी, वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी एक सरफेस को। जाहिर बात है वो पानी है, वो इस तरह एक सोप फिल्म यूँ होगी, ठीक है। तो वो सोप फिल्म क्या करेगी, एक सरफेस जो है वहाँ पर वो बना देगी। अब वो सरफेस जो है उसकी ऑब्वियसली ये लूप की फॉर्म में आपने उसके अंदर डाला है, तो उस लूप की कोई बाउंड्री होगी, यानी कि जब आप इसको डालेंगे उसके अंदर तो इतने एरिए के अंदर उस सोपी वाटर के अंदर ये यूं सरफेस बन जाएगी, ठीक है। और उस सरफेस की कोई बाउंड्री है आपके पास, जाहिर बात है वो सरफेस भी किसी क्लोज्ड फॉर्म में इसके डालने से बनेगी उसके, ठीक है। तो अब अगर आप इसको जो है वो ब्लो करें और सोप फिल्म जो है वो क्या करेगी, जब आप इसको ब्लो करेंगे तो सोप फिल्म एक्सपैंड होगी, फैलेगी, वो सारे बात आप ब्लो, यार इधर जाएगी, थोड़ी सी इधर जाएगी, इस तरफ जाएगी। तो ये क्या है, ये एक लार्जर सरफेस, जब आप इसको ब्लो करेंगे तो पहले तो एक क्लोज सरफेस बन रही थी, उसकी वैल्यू जो थी वो कम थी, लेकिन जब आपने ब्लो अप किया तो वो सरफेस छोटी से बड़ी होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि लार्जर सरफेस जो है वो बन जाएगी। तो जब लार्जर सरफेस वो बन जाएगी तो उस लार्जर सरफेस की अब वही सेम बाउंड्री रहेगी, वही सेम बाउंड्री रहेगी जो आपने पहले उस कागज को डिप किया था वाटर के अंदर, ठीक है। बाउंड्री के अंदर बाउंड्री, उसके साथ बाउंड्री भी एक्सपैंड हो जाएगी, ठीक है। बाउंड्री क्या है, घेरे हुए है उस सरफेस को, बाउंड्री बेसिकली क्या है कि घेरे हुए है उस सरफेस को। तो अगर सरफेस भी बड़ा हो जाएगा तो उसके साथ बाउंड्री भी वैसी जाएगी, ठीक है, उसके साथ बाउंड्री भी वैसे ही जो है वो एक्सपैंड हो जाएगी, सेम बाउंड्री। तो जो फ्लक्स इंटीग्रल है वो डिपेंड करता है क्रिटिकल ऑन द सरफेस यू इंटीग्रेट होगा, यानी कि जो पर्टिकुलर सरफेस आप ले रहे हैं जिसके ऊपर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ये केस जो है ये कर्ल्स के साथ नहीं होता, इसलिए कर्ल्स के अंदर भी हमारे पास जो है कुछ क्रॉलरीज जो हैं वो आती हैं, वो अभी मैं बताता हूँ आगे वो क्या क्रॉलरीज जो हैं वो आती हैं। लेकिन पहले ये हम ज़रा इसको समझ लें, इस एग्जाम्पल को। तो ट्विस्ट ए पेपर क्लिप into a loop and dip into soap water, और इसको सोप वाटर के अंदर डिप कर, ठीक है। द सोप फिल्म फॉर्म्स ए सरफेस, तो सोप फिल्म जो एक सरफेस बनाएगी with the wire loop as its boundary,
इसकी बाउंड्री के तौर पर। अब अगर आप इसके ऊपर ब्लो करते हैं, इफ यू ब्लो ऑन इट, ठीक है जी, इसके ऊपर आप ब्लो करते हैं, ब्लोवर मारते हैं, तो सो फिल्म विल एक्सपैंड, द सो फिल्म विल एक्सपैंड। तो सो फिल्म जो है वो क्या करेगी, वो एक्सपैंड हो जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है, मेकिंग ए लार्जर सरफेस। जिसकी वजह से एक बड़ी सरफेस जो है वो बन जाएगी, ठीक है। और वो जो बड़ी सरफेस है उसके साथ बाउंड्री क्या होगी, वही सेम रहेगी, उसी के साथ बाउंड्री भी वैसे ही एक्सपैंड हो जाएगी विद सेम बाउंड्री। सेम बाउंड्री के साथ। तो अब जो आपके पास फ्लक्स इंटीग्रल है, द फ्लक्स इंटीग्रल डिपेंड्स, ब्लोवर क्या होता है, उसके ऊपर कोई चीज़ हवा मारना, ठीक है। आप जब ब्लो करेंगे क्या होता है, वो ब्लोवर नहीं घरों में यूज़ करते हैं, या वो ब्लोवर गाड़ी के अंदर मारते हैं, तो वो ब्लोवर से क्या होता है कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो हवा उसको उड़ा के उस सरफेस को एक्सपैंड कर दी। तो पानी के ऊपर भी आपने ब्लोवर, ब्लोवर का मतलब हवा मारी है, जब आपने उसके ऊपर वहाँ मारी है तो वो सोप फिल्म की सरफेस लार्ज होगी। नहीं, पेज जो उसको डिप किया वो बस अंदर ही रख दिया ना, अब उसके ऊपर ब्लोवर मारा, अब वो जिस जगह पर पेज था उसने एक कॉन्स्टिट्यूट की सरफेस, ठीक है। जब आपने ब्लोवर मारा है तो वो सरफेस जो है, अब जारी बात है कि पेज तो जो हिलेगा सो हिलेगा ही, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो वाटर होगा वो ब्लोवर की वजह से एक्सपैंड हो जाएगा, ये होगा इस तरह, ठीक है, वो उस ब्लोवर की वजह से एक्सपैंड हो जाएगा। तो वाटर तो ऑब्वियसली जब आप ब्लोवर मारेंगे तो वो तो वहाँ से फिर मूव करेगा ही ना, वो सॉरी जो पेपर आपने उसके अंदर डिप किया, जो क्लिप करके, एक्चुअली पेपर डिप करने का मकसद ये था कि आप किसी सरफेस की बाउंड्री को डिफाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। वैसे तो अगर किसी जगह पर पानी पड़ा हुआ है तो फिर अगर आपने उसकी सरफेस की बाउंड्री को डिफाइन करना तो फिर आप उसको किसी बर्तन के अंदर डाल लें, मतलब ग्लास के अंदर पानी डाला हुआ है तो ग्लास के अंदर अब ग्लास उसकी बाउंड्री है, ठीक है। यहां पर हम क्या एग्जांपल ले रहे हैं कि वो खुला पानी पड़ा हुआ है, आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी तालाब के अंदर, पॉन्ड के अंदर पानी है और उसके अंदर आपने सोप डाला हुआ है और सोप के अंदर वो आप कागज डाल देते हैं, फिर आप उसको ब्लो करते हैं, तो वो जारी बात है जिधर कागज था वहां पे कोई सरफेस बनेगी, अब वो जो सरफेस बनी है वो जब ब्लो मारेंगे तो वो एक्सपैंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेकिंग ए लार्जर सरफेस विद सेम बाउंड्री, अब बाउंड्री उसकी वही रहनी है, उस सरफेस की, सरफेस बड़ा हो जाएगा लेकिन वो जिसके अंदर जिस बाउंड्री में है उसने वही रहना। तो जो अब फ्लक्स इंटीग्रल है ये डिपेंड करता है व्हाट सरफेस यू इंटीग्रेट ओवर, कि आपके सरफेस के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन ये वाला जो केस है ये कर्ल्स के साथ नहीं होता, बट दिस इज नॉट द केस विद कर्ल्स, क्योंकि कर्ल्स के केस में आपको बाउंड्री डिफाइन करनी पड़ती है,
ठीक है। अब वहाँ पर ये नहीं आपके कि जो चूज किया सरफेस आप उसी के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। तो जो स्टोक्स थ्योरम है उसके मुताबिक द स्टोक्स थ्योरम सेज, स्टोक्स थ्योरम हमें क्या कहता है कि दैट डेल क्रॉस वी डॉट डी ए surface integral is equal to the line integral ये बराबर है किसके, लाइन इंटीग्रल के, ऑफ वी अराउंड बाउंड्री, बाउंड्री के अबाउट। एंड इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि आप कौन सी सरफेस चूज करते हैं। एंड इट मेक्स नो डिफरेंस that which surface you choose। तो ये इस पर नहीं डिपेंड करता कि कौन सी सरफेस आप चूज कर रहे हैं। तो आप इसके अंदर जो क्रॉलरीज हैं, 2 क्रॉलरीज हैं इसके अंदर, तो क्रॉलरी नंबर 1 जो है इसमें है कि जो डेल क्रॉस वी डॉट डी ए है, ठीक है, डेल क्रॉस वी डॉट डी ए जो है डिपेंड्स ओनली ऑन द बाउंड्री लाइन, ओनली ऑन द बाउंड्री लाइन। ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, बाउंड्री लाइन के ऊपर, जो बाउंड्री जिसके अबाउट है ये, ऑन द पर्टिकुलर सरफेस यूज्ड। सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, बाउंड्री के ऊपर डिपेंड करता है जिसके लिए आपने सरफेस को चूज किया, उस बाउंड्री के लिए। तो ये क्रॉलरी नंबर 1 है। उसके बाद जो क्रॉलरी नंबर 2 है, क्रॉलरी नंबर 2 जो वो कहता है कि जो ये हमारे पास है डेल क्रॉस वी डॉट डी ए क्लोज सरफेस, और मैंने क्लोज सरफेस डाल दी है, दैट इज इक्वल टू 0 फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। ये किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ज़रूरी है, लाइक माउथ ऑफ बैलून्स श्रिंक्स डाउन टू ए पॉइंट, जैसे बलून नहीं होते, ठीक है, वो एक क्लोज लूप है। तो उसके लिए फिर जो सिंस किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ये 0 है, और सिंस द बाउंड्री लाइन, और जो बाउंड्री लाइन है आपके पास, लाइक द माउथ ऑफ ए बैलून, जैसे कि बैलून का माउथ है, यानी कि गुब्बारे का जो माउथ होता है आपके पास,
श्रिंक्स डाउन टू ए पॉइंट, ठीक है, ये श्रिंक करेगा किसी पॉइंट को, टू ए पॉइंट। तो अगर ये श्रिंक कर जाए किसी पॉइंट को, किसी पॉइंट पर यानी सुकड़ जाए, तो जो आपके पास इक्वेशन है स्टोक्स थ्योरम की, जो इक्वेशन नंबर 1 है, उस इक्वेशन नंबर 1 की अगर ये श्रिंक कर जाता है किसी पॉइंट के ऊपर, तो इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड जो है फिर वो तो वैनिश हो जाएगी। जब श्रिंक करेगा तो लाइन इंटीग्रल तो रहेगा ही नहीं है, ठीक है। तो सो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, तो जो राइट हैंड साइड है आपके पास इक्वेशन 1 की, इट विल वैनिश आउट, तो ये वैनिश हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं इधर, ये किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए, ठीक है। तो यानी कि अगर बाउंड्री लाइन जो है उसको आप श्रिंक कर दें, ठीक है, किसी पॉइंट के ऊपर, तो वो श्रिंक हो कितना रह जाएगा वो, तो जब वो श्रिंक हो गए किसी पॉइंट पे बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा, तो फिर तो उसका लाइन इंटीग्रल रहेगा ही नहीं है, तो फिर वो ये वाली जो साइड है वो 0 के बराबर है, ठीक है। अब इसके आगे जो है ना वो एक एग्जांपल है 1.11, ठीक है। ये फिर मैं इसको कल डिस्कस करूँगा, इसे समझा दूँगा, उसके बाद फिर आगे जो है वो आप इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कर लेंगे, क्योंकि अभी टाइम ओवर हो गया इसी के अंदर ही, तो आई विल स्टॉप हियर।